ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट वरदान मेडिकल सेंटर से। तो आज का टॉपिक है नॉर्मल डिलीवरी वर्सेस सिजेरियन सेक्शन। अभी ये टॉपिक लेने का पीछे का जो इम्पोर्टेंस है वो है कि मेरे पेशेंट्स मुझे बहुत कॉमनली ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हमारी डिलीवरी कैसे होगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी या हमारा सिजेरियन सेक्शन होगा। तो इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी क्या होती है एंड सिजेरियन सेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल डिलीवरी के बारे में बात करेंगे। नॉर्मल डिलीवरी एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें जैसे 9 मंथ्स हो जाते हैं, लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद में जो प्रोसेस जो 24 आवर्स में प्रोसेस होता है, जो मदर खुद से डिलीवर करती है लेबर पेन्स के बाद में, उसको बोलते हैं नॉर्मल डिलीवरी, वजाइनल डिलीवरी। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? इसमें पेन है बट इसमें ब्लड लॉस कम होता है, हॉस्पिटल स्टे कम होता है, आप आपके बेबी को तुरंत फीड कर सकते हैं, एडमिशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जैसे डिलीवरी हो जाती है उसके अगले दिन में डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये सारी एंड कॉस्ट इफेक्टिव है ये नॉर्मल डिलीवरी में। आजकल ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है लेडीज़ का कि मैम नॉर्मल डिलीवरी इतनी पेनफुल होती है कि हमारे आप सिजेरियन सेक्शन कर दो। तो मैटरनल डिमांड पे भी हम सिजेरियन सेक्शन प्लान कर सकते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी पेनलेस होने के लिए भी कोई प्रोसीजर्स है जिसमें हम एनेस्थेशिया देते हैं, एपिड्यूरल एनेस्थेशिया देके हम लेबर पेन को कम पेनफुल बना सकते हैं एंड उसके बाद डिलीवरी हो सकती है। ये हो गई पूरी नॉर्मल डिलीवरी जो वजाइनल डिलीवरी है, नेचुरल प्रेगनेंसी और डिलीवरी की बात। तो अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, वो है सिजेरियन सेक्शन। ऐसे बोला गया है हमेशा कि सिजेरियन सेक्शन होता है तो वो बहुत पेनफुल होता है, उसके बाद में उठना बैठना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, बेबी को हैंडल करना पॉसिबल नहीं हो पाता। ये बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ उसके बारे में। तो सबसे पहले इंडिकेशन क्या होते हैं सिजेरियन सेक्शन के? तो 2 चीज़ें होती है, इलेक्टिव और इमरजेंसी। तो इलेक्टिव केसेस क्या होते हैं कि हम प्लान करते हैं, उनको एक डेट दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली हमने बुलाना है और सिजेरियन सेक्शन करना है परफॉर्म। तो ये क्यों की जाती है? क्योंकि जिन केसेस में बच्चे का पैर नीचे होता है, सिर ऊपर पैर नीचे, ऐसे कंडीशन में इसको ब्रीस्ट प्रेजेंटेशन बोलते हैं। ये प्रेजेंटेशन में हम करते हैं। उसके साथ साथ में अगर बेबी बड़ा है और नीचे की जगह छोटी है तो ये इंडिकेटेड सिजेरियन सेक्शन होता है जिसमें इलेक्टिव होता है। और बाकी सारी इमरजेंसी कंडीशंस, किसी भी कंडीशन में जैसे ऑल नीचे होना, ब्लीडिंग स्टार्ट होना, पेट में दर्द स्टार्ट होना, कभी भी ऐसे कंडीशंस में हम सिजेरियन सेक्शन प्रेफर करते हैं। मेनली हाई रिस्क केसेस में हम सिजेरियन सेक्शन करना प्रेफर करते हैं। तो सिजेरियन सेक्शन की गलत फहमियाँ कौन सी होती है? जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे पेशेंट्स का होता है कि मैम ये इतना प्रोसीजर पेनफुल होता है कि हमें चलने भी नहीं होता है और हमें कट लगता है, उसके बाद में बहुत सारा पेन होता है, तो हम बेबी को कैसे हैंडल करें? तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जैसे सिजेरियन सेक्शन हो जाता है, जैसे पूरा ऑपरेशन हो जाता है, तो आप उसी दिन से 6 आवर्स के बाद, 6 घंटे बाद आप करवट बदल सकते हो, बच्चे को फीड करा सकते हो, बच्चे का सारा जो भी चीज़ वो आप करा सकते हो। ये गलत फहमी है कि पेट में दर्द करेगा और आप चीज़ें नहीं कर सकते। दूसरी एक चीज़ ये बहुत बड़ी गलत फहमी होती है कि ब्रेस्ट मिल्क जो आनी होती है, जो नॉर्मल डिलीवरी के बाद तुरंत बच्चे को फीड कर सकते हैं, ये सिजेरियन सेक्शन में ऐसे नहीं कर सकते। ये भी एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि ब्रेस्ट मिल्क हम फीड नहीं करा सकते। बस ये होता है कि 6 आवर्स लगते हैं एनेस्थेशिया से बाहर आने के लिए। तब जब आप एनेस्थेशिया से कम्प्लीटली बाहर आ जाते हो तो तुरंत भी हम लैचिंग करा सकते हैं, तुरंत भी हम फीड बच्चे के लिए चालू कर सकते हैं। तो ये हो गई सेकंड गलत फहमी। तो थर्ड जो होता है उसमें बोलते हैं कि डेली रूटीन एक्टिविटी हम नहीं कर सकते, सिजेरियन सेक्शन में नहीं कर सकते हैं कि चलो 5 डेज हो गया, 6 डेज हो गया, रूटीन एक्टिविटी नहीं कर सकते या घर के काम नहीं हो पाते क्योंकि हमारा सिजेरियन हुआ है। तो ये भी एक गलत फहमी है। जैसे 2 दिन हो जाते हैं वैसे पेशेंट कम्प्लीटली कंफर्टेबल हो जाते हैं और उसके बाद जो डेली रूटीन एक्टिविटी है जैसे नहाना, जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें करना, वो डेली एक्टिविटी कर सकते हैं। 6 वीक्स के बाद तो वो एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ी गलतफहमी है। और जैसे बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि हमने सिजेरियन हुआ है, अभी ये टाके नहीं भरेंगे, उसके लिए हम उनको चावल नहीं देंगे
या घी नहीं देंगे, तो ये भी एक बड़ी गलतफहमी है। ऐसी कोई बात नहीं है कि चावल नहीं खाना चाहिए, घी नहीं खाना चाहिए या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं खानी चाहिए। जितना प्रोटीन्स आप ले सकते हो, जितना आप सारा घी और राइस ले सकते हो, वो उतना आपके लिए अच्छा होता है। वो स्टिचेस के बारे में इसीलिए बोला जाता है क्योंकि फर्स्ट 7 डेज हम एंटीबायोटिक्स पे रहते हैं। तो एंटीबायोटिक्स में बोला जाता है कि थोड़ा ट्रीटमेंट खत्म करके जैसे ही स्टिचेस अच्छे हो जाए तो आप सब कुछ खा सकते हैं, जो आपका मन करे आप सब कुछ खा सकते हैं और बेबी को फीड करा सकते हैं और सब कुछ जैसे नॉर्मल डिलीवरी वाले पेशेंट करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट लास्टली मैं ये बताना चाहूँगी कि मुझे बहुत इम्पोर्टेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम IVF जो प्रेगनेंसी होती है वो हमेशा सिजेरियन ही सेक्शन क्यों होता है। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि IVF जो प्रेगनेंसी होती है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। पहले ही कंसेप्शन होना या प्रेगनेंसी होना, इसमें हमें बहुत टाइम लग जाता है। IVF मतलब आपने 4 साल 5 साल 8 साल मैक्सिमम वेट किया होता है बच्चे के लिए, उसके बाद आपको IVF के थ्रू प्रेगनेंसी अचीव होती है। वो एक प्रेशियस प्रेगनेंसी होती है आपके लिए कि, और ये आजकल के ज़माने में जैसे देखा जाए तो इंट्रापार्टम एस्फेक्सिया मतलब बच्चे का रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होना या मदर में कोई प्रॉब्लम्स आना बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। तो जैसे ही एक पर्टिकुलर महीने में उसका पर्टिकुलर वेट अटेन हो जाता है बच्चे का, तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि सिजेरियन सेक्शन करें। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, ज़रूर हो सकती है, बट हम पेशेंट से कंसेंट ले लेते हैं कि बच्चे को अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो हम कर देंगे, बट अगर हमको कभी कुछ लगता है तो हम तुरंत सिजेरियन को शिफ्ट कर देंगे। थैंक यू।